नमस्कार। तो कल हमने पढ़ा था कि प्राचीन इतिहास को जानने के लिए कौन कौन से स्रोत हैं। ठीक है, तो कल हमने पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ा था और आज हम जानेंगे कि साहित्यिक स्रोत क्या क्या हैं और इससे संबंधित नोट्स मैंने बनाए हैं। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। और थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझा भी दूंगा इस वीडियो के ज़रिए, ठीक है। बाकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आप लोग नोट कर लेना इनको। तो साहित्यिक स्रोत की बात कर लेते हैं। साहित्यिक स्रोत क्या है, ठीक है। तो पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए क्या करते हैं इतिहासकार? स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब सोर्सेज, क्या क्या सोर्सेज हैं, ठीक है। अतीत के अध्ययन के लिए अधिकांशतः पुस्तकें हाथ से लिखकर संरक्षित की गई थी, ठीक है, जिसे पांडुलिपि कहा जाता है। देखो, पांडुलिपियों के बारे में मैंने पहले आप लोगों को बताया था और पांडुलिपियाँ क्या होती हैं वो भी मैंने आप लोगों को पीछे की जो एनसीईआरटीज़ मैंने बताई थी उनमें मैंने आप लोगों को चैप्टर वाइज पढ़ाया था। तो 7th क्लास तक ही मैं बना पाया, आगे मैंने बनाया नहीं। अगर आगे की चैप्टर वाइज अगर एनसीईआरटीज़ के नोट्स बनाने हैं तो वो भी मैं आप लोगों को उस तरीके से भी बता सकता हूँ। लेकिन अभी जो मैं जिस तरीके से आप लोगों को बता रहा हूँ इसमें 6 to 12 तक की जो एनसीईआरटी के वो सारे नोट्स एक ही उसमें आ जाएंगे, एक ही चैप्टर में आ जाएंगे। इसके ज़्यादा चैप्टर नहीं होंगे। वैसे में तो बहुत ज़्यादा चैप्टर हो जाएंगे और ऐसे में थोड़ा सा कम चैप्टर होंगे। तो सारा इकट्ठा करके मतलब इसी में डाल दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं और इसमें मुश्किल से 30 या 32-35 जो भी चैप्टर होंगे इतने में मैं आप लोगों को इनके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा या नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। इससे बाहर आप लोगों को कुछ नहीं पढ़ना है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। तो याद रखना। अब यहाँ पांडुलिपि के बारे में बताया था तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया था, ठीक है। दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं कि भारत में पांडुलिपियाँ भोजपत्रों और ताम्रपत्रों पर लिखी हुई प्राप्त हुई हैं। समझ गए? भोजपत्रों, भुर्ज नाम का एक पौधा था, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। उसकी छाल जो होती थी, ठीक है, उसमें क्या करा लिखा जाता था, ठीक है, उसको बोलते थे भोजपत्र, ठीक है। तो पांडुलिपियाँ भोजपत्र और किसमें? ताम्रपत्रों पर लिखी हुई प्राप्त हुई हैं। वही मध्य एशिया में यह मेष, चर्म तथा काष्ठ काष्ठ फलकों पर भी मिलती है। तो समझ गए किन किन चीज़ों में पांडुलिपियाँ लिखी गई हैं। एक भोजपत्र हो गया, दूसरा ताम्रपत्र हो गया, और मध्य एशिया में किस में मिलती है? मेष, चर्म में पर, और किस पे? काष्ठ फलकों पर। तो याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो तीसरा पॉइंट है कि अधिकांश प्राचीन ग्रंथ धार्मिक विषयों पर है और हिंदुओं में धार्मिक साहित्य में वेद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि सम्मिलित हैं। क्या है? तो अधिकांश प्राचीन ग्रंथ में क्या है? धार्मिक विषयों पर हिंदुओं के धार्मिक साहित्य में वेद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि क्या है? सम्मिलित हैं, ठीक है। तो धार्मिक ग्रंथ से जुड़ा है, इस चीज़ को याद रखना कि धार्मिक साहित्य में वेद क्या क्या है? रामायण है, महाभारत, ये पुराण आदि सम्मिलित हैं वेदों में, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। संपूर्ण भारत में संस्कृत की पुरानी पांडुलिपियां प्राप्त हुई हैं। देखें, संपूर्ण भारत में मतलब सारे भारत में क्या हुआ है कि संस्कृत में लिखी गई पुरानी पांडुलिपियां क्या हैं? प्राप्त हुई हैं। ऐसी पांडुलिपियां मिली हैं जिन पे क्या संस्कृत भाषा में लिखा गया था। मतलब जो भी लिखा गया, जो भी जानकारी लिखी गई उस समय की, वो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। तो याद रखना इस पॉइंट को। परंतु इनमें से अधिकांश दक्षिण भारत में कश्मीर तथा नेपाल से भी प्राप्त हुई हैं। कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? कुछ कश्मीर से हुई हैं और कुछ कहाँ से हुई हैं? नेपाल से भी प्राप्त हुई हैं। तो याद रखना इस विषय, ठीक है। अच्छा, साहित्यिक स्रोतों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है: वैदिक साहित्य, धार्मिक ग्रंथ तथा धर्मेतर ग्रंथ। समझ गए? अच्छा, साहित्यिक स्रोतों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो वैदिक साहित्य हो गया एक, धार्मिक ग्रंथ हो गया तथा धर्मेतर ग्रंथ हो गया। तो याद रखना इस चीज़ को, ये इंपॉर्टेंट नोट्स है, ठीक है, फैक्ट है। तो ये सारे नोट्स ही हैं और ये नोट्स ही मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, ये नोट्स हैं, ये आप लोगों को नोट करना है। ये बार बार रिविज़न करो इस चीज़ को, आपका प्रीलिम्स आराम से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, चलो बात कर लेते हैं दूसरे का। तो देखो, वैदिक साहित्य में क्या है? वेद आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, सूत्र साहित्य आदि शामिल हैं। मतलब ये सब चीज़ें क्या हैं वैदिक साहित्य में? वैदिक साहित्य में क्या क्या है? वेद हैं, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पहले मैंने बता चुका हूँ 6 क्लास के एनसीईआरटीज़ में, ठीक है। तो वैदिक साहित्य में क्या क्या है? वेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, सूत्र साहित्य हैं आदि
शामिल हैं, यह चीज़ें इसमें हैं, तो याद रखना। अच्छा, धार्मिक ग्रंथों में हिंदू बौद्ध जैन धर्मों से जुड़ी रचनाओं को स्थान दिया गया है। तो कौन कौन से हैं, कौन कौन से धर्म जुड़े हुए हैं, हिंदू है, बौद्ध है, जैन है, ठीक है, तो इनकी रचनाएं इसमें हैं, ठीक है, उल्लेखित है, तो याद रखना इस चीज़ को। देखो धर्मेतर ग्रंथों, अच्छा, धर्मेतर ग्रंथों में प्राचीन भारत के रचनाकारों की रचनाओं को स्थान दिया गया है। देखो जो रचनाकारों ने जो रचनाएं की हैं उनको क्या करा गया है, स्थान दिया गया है, तो याद रखना इस चीज़ को कि धार्मिक ग्रंथ में क्या है, धर्मेतर ग्रंथों में क्या है, और वैदिक साहित्य में क्या क्या चीज़ें हैं, तो याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। अच्छा, प्रमुख साहित्यिक स्रोतों का वर्णन निम्न है। तो प्रमुख साहित्यिक स्रोत हैं वैदिक साहित्य। तो वैदिक साहित्य के बारे में जान लेते हैं। तो वैदिक साहित्य में क्या है कि वैदिक साहित्य में वेद सबसे महत्वपूर्ण है। क्या है, वैदिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण है वेद, ठीक है। वेदों के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है, तो आप पिछली वीडियोज़ में जाके मेरी पहले की वीडियोज़ देख सकते हैं। तो वहाँ मैंने आप लोगों को 6th क्लास 7th क्लास के NCERTs के नोट्स बना रखे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ये और वो, आप इससे, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को, इससे आप लोगों का अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा और 11 से 12 तक का एक साथ रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको 6th क्लास की फर्स्ट क्लास का नोट्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, फर्स्ट अध्याय का नोट्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसमें सीधा 6 to 12 तक के नोट्स इंक्लूडेड है, ठीक है। तो कम करने का प्रयास करा है इसको कि कितने में हिस्ट्री क्लियर हो जाए, कवर हो जाए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डेटा है। अगर आप इतना पढ़ लोगे तो मेरे हिसाब से प्रीलिम्स आप लोगों का निकल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो ऋग्वेद की रचना, बाकी जो आप लोगों को कोई क्वेश्चन होंगे तो आप लोग मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट में, और बाकी जो PDF है वो मैं टेलीग्राम में आप लोगों को शेयर कर लूँगा एक एक करके, ठीक है। तो चलिए, तो ऋग्वेद की रचना देखो कब हुई है। तो ऋग्वेद की रचना 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के लगभग मानी जाती है। कब मानी जाती है, 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व लगभग मानी जाती है। अथर्ववेद, यजुर्वेद और ब्राह्मण ग्रंथों के अरण्यकों और उपनिषदों की रचना 1000 से 500 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। तो मतलब ऋग्वेद सबसे पुराना माना गया है इसमें। और वेद कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद और एक सामवेद, ठीक है। तो इसको याद रखना। इसमें इसमें सामवेद का कहीं वर्णन अभी तो फिलहाल ये जानकारी है, बाकी वेद कितने हैं वो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि वेद कितने हैं, ठीक है। तो वेद कितने हैं और वेदों की देखो जो जानकारी है वो दे रखी है यहाँ पे। तो ऋग्वेद 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व लगभग मानी जाती है, और वहीं अथर्ववेद की और यजुर्वेद ब्राह्मण ग्रंथों, अरण्यकों, ठीक है, आरण्यकों और उपनिषदों की रचना 1500 ईस्वी पूर्व के में हुई थी। तो याद रखना इस चीज़ को, ठीक है, ये पॉइंट है। अच्छा, देखो ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की स्तुतियाँ हैं। क्या हैं, देखो ऋग्वेद में क्या किसकी स्तुतियाँ हैं, देवताओं की स्तुतियाँ हैं। परंतु बाद में वैदिक साहित्य में स्तुतियों के साथ साथ कर्मकांड, जादू टोना और पौराणिक आख्यान भी हैं। तो याद रखना ऋग्वेद में क्या क्या चीज़ें मुख्यतः हैं। तो याद रखना इसमें क्या है, देवताओं की स्तुतियाँ हैं, ठीक है। अच्छा, वैदिक क्या है, वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझने के लिए वेदांगों अर्थात वेद के अंगभूत शास्त्रों का अध्ययन आवश्यक था। समझ गए, वैदिक मूल ग्रंथ से जो उसका अर्थ के लिए क्या था, वेदांगों अर्थात वेद के अंगभूत शास्त्रों का अध्ययन आवश्यक था। समझ गए, याद रखना इस चीज़ को। तो ये वेदांग हैं शिक्षा, उच्चारण विधि, कल्प, कर्मकांड, व्याकरण, ठीक है, कर्मकांड, व्याकरण, ठीक है, निरुक्त, भाषा विज्ञान, छंद और ज्योतिष। इनमें से प्रत्येक शास्त्र में चातुर्धिक प्रचुर साहित्य विकसित हुए हैं। यह साहित्य गद्य में नियम रूप में लिया गया है। संक्षिप्त होने का कारण ये नियम सूत्र कहलाते हैं। तो याद रखना वेदांग क्या है, ये है, ठीक है। तो याद रखना शिक्षा, उच्चारण विधि हो गया आपका, कल्प हो गया, कर्मकांड, व्याकरण, और निरुक्त हो गया भाषा विज्ञान, छंद और ज्योतिष, ठीक है। याद रखना इन चीज़ों को। अच्छा, अब पॉइंट पे आते हैं कि राजाओं के द्वारा और 3 वर्णों के धनाढ्य, एक मिनट सॉरी हैं, ये वर्ड थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है मुझे, इसको ध्यान कर लेते हैं कि ये है राजाओं के द्वारा। तो राजाओं के द्वारा धनाढ्य हो सकता है, इसको धनाढ्य बोल सकते हैं। पुरुषों द्वारा अनुष्ठेय सार्वजनिक यज्ञों की विधि विधान सूत्रों में वर्णित हैं।
कहाँ है राजाओं के? धनाढ़ धनाढ़ पुरुषों द्वारा। धनाढ़ पुरुषों मतलब धनाढ़ का मतलब हो सकता है उच्च वर्णों के, ठीक है, उच्च वर्णों के जो अमीर मतलब अमीर या बड़े लोग बोल सकते हैं, उच्च वर्णों के मतलब ऊपर के वर्णों के, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। तो अनुष्ठेय सार्वजनिक यज्ञों की विधि विधान स्रोत सूत्रों में वर्णित है, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। अच्छा, गृह सूत्रों में जात कर्म जन्मानुष्ठान नामकरण उपनयन विवाह श्राद्ध आदि घरेलू या पारिवारिक अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। किसमें? गृह सूत्रों में जात कर्म जन्मानुष्ठान नामकरण क्या होता है? नाम रखना, ठीक है। उपनयन विवाह श्राद्ध आदि घरेलू पारिवारिक अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। किस में? गृह सूत्रों में, याद रखना किस में मिलता है? गृह सूत्रों में ये सब चीजें हैं। जात कर्म हो गया, नामकरण हो गया आपका, उपनयन हो गया, विवाह हो गया, श्राद्ध हो गया, इनके जो पारिवारिक अनुष्ठान होते हैं उसका वर्णन किस में मिलता है? गृह सूत्रों में, तो याद रखना, ठीक है। अच्छा, स्रोत सूत्र और गृह सूत्र दोनों की रचना लगभग कब हुई है? 600 से 300 के आसपास हुई है, याद रखना। कब हुई है? 600 से 300 ईसा पूर्व के आसपास हुई है, तो याद रखना इसको। स्रोत सूत्र की बात कर रहा हूँ, दोनों की, ठीक है, गृह सूत्र और स्रोत सूत्र की, ठीक है। अच्छा, सुलभ सूत्र में यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विधिक प्रकार के मापों का विधान वर्णित है। ज्यामिति और गणित के अध्ययन का आरंभ वहीं से होता है। कहाँ से होता है? ज्यामिति और गणित के अध्ययन कहाँ से होता है? सुलभ सूत्र में यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विधिक प्रकार के मापों का विधान वर्णित है, ठीक है। सुलभ सूत्र में, याद रखना, कहाँ? ज्यामिति और गणित के अध्ययन का आरंभ हुआ है इसमें। तो चलो, ये तो हो गया आपका वैदिक साहित्य, ठीक है। अब धार्मिक ग्रंथ की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। वैदिक साहित्य हमने पढ़ लिया है और उसके जो नोट्स थे, पढ़ लिया नहीं, उसके जो नोट्स थे वो मैंने आप लोगों को पढ़ा के बता दिए हैं। मतलब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और उससे थोड़ा बहुत आप इनको रट लीजिए। मेरे हिसाब से ये रटने बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। इनको रट लीजिए बस, मैं खाली आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ इसको। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आता है। जब दूसरा पढ़ता है, रीड करता है, तो वो हमारे दिमाग में कॉन्सेंट्रेट अगर हम करें तो हमारे जल्दी दिमाग में जाती हैं वो चीज़ें, याद रखना। इसलिए इसको मेरे पढ़ाने का मोटिव है। नहीं तो मैं तो आप लोगों को PDF दे दूंगा टेलीग्राम में, आप लोग वहाँ से इसको लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। तो चलिए धार्मिक ग्रंथ की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो धार्मिक ग्रंथ क्या है कि धार्मिक ग्रंथ में आते हैं महाभारत, रामायण और प्रमुख पुराणों का अंतिम रूप से संकलन 400 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ प्रतीत होता है। कब होता है? महाभारत और रामायण के प्रमुख पुराणों का अंतिम रूप से संकलन, समझ रहे हो? अंतिम रूप से संकलन कब होता है? 400 ईस्वी पूर्व के आसपास प्रतीत होता है, ठीक है। अच्छा, महाभारत को व्यास की कीर्ति माना जाता है। इससे 10वीं सदी ईस्वी पूर्व से 4थी सदी ईस्वी तक की स्थिति का आभास होता है, समझ गए? महाभारत को व्यास की कीर्ति क्यों माना जाता है? इससे 10वीं सदी ईस्वी पूर्व से 4थी सदी ईस्वी तक की स्थिति का आभास होता है, तो याद रखना, ठीक है। अच्छा, महाभारत से पहले 8800 श्लोक थे। कितने थे? 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। क्या था? जय संहिता था, जिसका अर्थ है विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ। कालांतर में महाभारत में श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई है, ठीक है। कालांतर में कब कितनी हो गई है? महाभारत में 24,000 हो गई। और यह भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ क्योंकि इसमें प्राचीनतम वैदिक जन भरत के वंशजों की कथा है, तो याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। अच्छा, अंततः महाभारत में 1,00,000 श्लोक हो गए हैं। अभी क्या अंततः लास्ट में कितने हो गए महाभारत में? अब 1,00,000 श्लोक हो गए हैं। और तदनुसार यह सतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहलाने लगा, समझ गए? महाभारत कहलाने लगा, तो याद रखना इतना, इस वर्ड को याद रखना, सतसहस्त्री, क्योंकि हो सकता है कि ये इस तरीके के क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ सकते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? सतसहस्त्री संहिता। तो किसको कहा जाता है? इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, वाल्मीकि रामायण में मूलतः कितने थे? 6,000 श्लोक थे। कितने थे? 6,000 श्लोक थे। किसकी? वाल्मीकि की रामायण में, जो बढ़कर कितने हो गए? 12,000 हो गए। और अंततः कितने? 24,000 श्लोक हो गए, ठीक।
रामायण की रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं सदी में शुरू हुई थी। कब हुई थी? 5वीं सदी में। तब से यह 5 अवस्थाओं से गुजर चुकी है। कितनी? 5 अवस्थाओं से। इसकी 5वीं अवस्था ईसा की 12वीं सदी में आई है। कब आई है? 12वीं सदी में आई है 5वीं अवस्था। तो याद रखना इस चीज़ को। अच्छा, जैन और बौद्धों के धार्मिक ग्रंथों में ऐतिहासिक व्यक्तियों और घटनाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, याद रखना कि जैनों और बुद्धों में। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। यह भाषा मगध अर्थात दक्षिण बिहार में बोली जाती थी। तो याद रखना। ठीक है। अच्छा, बौद्ध ग्रंथों को अंततः ईसा पूर्व 2री सदी में श्रीलंका में संकलित किया गया था। बौद्ध धर्म से संबंधित धार्मिक केतर ग्रंथों में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं वर्णित है। तो याद रखना इस पॉइंट को। तो नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। ठीक है, नोट्स बनाने की आवश्यकता ही नहीं है आप लोगों को। यहाँ से देख के आप डायरेक्ट नोट्स बना सकते हैं और आपको अपनी प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इन्हीं से आपको रटना है, बार बार रटिए इनको, इनसे आप लोगों का काम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इनका विश्वास था कि गौतम के रूप में जन्म लेने से पहले बुद्ध 550 से भी अधिक पूर्व जन्मों से गुजरे थे। बुद्ध के पूर्व जन्मों की वे कथाएं जातक कहलाती हैं और प्रत्येक जातक कथा एक प्रकार की लोक कथा है। ये जातक ईसा पूर्व 5वीं सदी से 2री सदी ईस्वी सन तक की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर क्या करते हैं? प्रकाश डालते हैं। तो याद रखना इस चीज़ को, पॉइंट को समझ लेना, ढंग से पढ़ना, इस चीज़ को समझ लेना, इन चीज़ों को। ठीक है, क्या क्या चीज़ें अगर मैं समझाने लगूंगा तो ये तो पूरी क्लासेस हो रही हैं एनसीईआरटी की, इसलिए मैं अगर एक एक सेंटेंस समझाऊंगा। ये नोट्स हैं, ये आप लोग नोट कर लिए, उसके बाद इनको कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़िए, आप लोगों की समझ में आ जाएंगी बातें। आपको एनसीईआरटी के साथ आप इस तरीके का नोट्स बना लीजिए। ये ओल्ड और न्यू से दोनों से कंबाइन करके बना रखे हैं ये नोट्स। आप खाली एनसीईआरटी को एक बार पढ़िए और उसके बाद इन नोट्सों को रटिए, आपका काम हो जाएगा। आपको नोट्स बनाने अतिरिक्त बनाने की आवश्यकता नहीं है, एनसीईआरटी के साथ नोट्स बना लीजिए इनको। अच्छा, जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी। ईसा की 6ठी सदी में गुजरात के बल्लभी नगर में इन्हें अंतिम रूप से संकलित किया गया था। ठीक है, जैन ग्रंथों से महावीरकालीन बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायता मिलती है। धर्मसूत्र, स्तुतियाँ और तथा टीकाएं मिलकर धर्मशास्त्र का निर्माण करती हैं। धर्मसूत्रों का संकलन 500 से 200 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अच्छा, चलो अब बात कर लेते हैं धर्मेतर साहित्य की। तो सूत्र लेखन का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण क्या था? पाणि निकृत अष्टाध्यायी व्याकरण है। ठीक है, पाणि निकृत अष्टाध्यायी व्याकरण है जो 400 ईस्वी पूर्व के आसपास लिखी गई थी। ठीक, कौटिल्य का अर्थशास्त्र अत्यंत महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है। यह 15 अधिकरणों या खंडों में विभक्त है, जिनमें दूसरा और तीसरा खंड अधिक प्राचीन है। अर्थशास्त्रों के अधिकरणों की रचना विभिन्न लेखकों ने की है। इस ग्रंथ को वर्तमान रूप में ईसवी वर्ष के आरंभ में दिया गया है। तो याद रखना, इसको समझाने का समय, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा अगर मैं एक एक पॉइंट समझाऊंगा, आप लोग इनको पढ़िए और इनसे समझ जाइए। बाकी एनसीईआरटी को पहले बेसिक तौर पे पढ़िए, उसके बाद आप लोगों को ये एक बार में समझ आएगा, दूसरी बार पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको। अच्छा, अर्थशास्त्र के प्राचीनतम अंश मौर्यकालीन समाज और अर्थतंत्र का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इनमें प्राचीन भारतीय राजतंत्र तथा अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। ठीक है, पतंजलि ने अष्टाध्यायी की टीका महाभाष्यम लिखी। पतंजलि 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का प्रमुख रचनाकार तथा वैयाकरण था। कालिदास ने अनेक काव्य और नाटकों की रचना की, जिनमें सबसे प्रसिद्ध अभिज्ञान शाकुंतलम है। ठीक है, इनमें गुप्तकालीन उत्तरी और मध्य भारत का सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन परिलक्षित होता है। अच्छा, चलो फिर बात कर लेते हैं। दक्षिण भारत में संगम साहित्य का संकलन ईसा के आरंभिक 4 सदियों में हुआ, हालांकि इनका अंतिम संकलन 6ठी सदी में हुआ था। संगम साहित्य के पद्य 30,000 पंक्तियों में मिलते हैं, जो 8 एटक तौ के अर्थात 8 संकलनों में विभक्त है। तो याद रखना इस बात को। ठीक है, पद्य 100 के समूहों में संग्रहित है, जैसे पुरनानूर, नानुरु, 12 के 4 शतक आदि मुख्य 2 समूह हैं, जैसे पट्टिनेडिकल, पट्टिनेनकील, कणक्कू 18 निम्न संग्रह और पत्त पाठ 10 गीत। ठीक है,
संगम ग्रंथ वैदिक ग्रंथों से विशेषकर ऋग्वेद से भिन्न प्रकार के हैं। ये धार्मिक ग्रंथ नहीं हैं बल्कि ये लौकिक कोटि के अंतर्गत हैं। ठीक है, याद रखना। अच्छा, संगम साहित्य की तुलना होमर युग के वीर गाथा काव्यों से की जा सकती है क्योंकि इनमें भी युद्धों और योद्धाओं के वीर युग का चित्रण है। संगम ग्रंथों में उल्लिखित चेर राजाओं के नाम दानकर्ताओं के रूप में ईसा की पहली और दूसरी सदी के दान पात्रों में भी आए हैं। तो ये थे आपके साहित्यिक स्रोत के बारे में जितनी जानकारी थी वो सारी डाल दी है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बताया आप लोगों को, वैदिक साहित्य से संबंधित बताया, धार्मिक ग्रंथ से संबंधित बताया और धर्मेतर साहित्य से संबंधित जो नोट्स थे वो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए हैं इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, अब जो आपको मैंने बताया था कि प्राचीन भारत के विदेशी का वर्णन रह गया अब इसमें कि विदेशी देखो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत बताए थे, कितने होते हैं, 3 हैं। तो एक पुरातात्विक स्रोत जो मैंने आप लोगों को कल बताया था, साहित्यिक स्रोत मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ, और विदेशी यात्रियों का वर्णन मैं आप लोगों को कल की वीडियो में बनाऊंगा। और एक ही वीडियो नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं 3 चीज़ें आप लोगों को एक ही वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, तो कल मैं आप लोगों को जो विदेशी यात्रियां हैं उनके विवरण के बारे में बताऊंगा, उनके नोट्स बताऊंगा, उनके बारे में नहीं उनके नोट्स बताऊंगा। और ये नोट्स आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और इनको बार बार रिवीजन करिए। इससे बाहर कुछ नहीं आना है, जो भी आएगा इसी के अंदर आएगा। जितना भी मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना मेरी इस चीज़ को, मिला लेना चाहे आप प्रीलिम्स यूपीएससी के पेपर से। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो देखो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जिसने देखो ये तो बोला हुआ तो उसी को दिख रहा होगा ना, जो वीडियो लास्ट तक देख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।